जबकि आपके कोर्स में जैसे फर्स्ट क्लास में मैंने आपसे बताया था कि ये जो कोर्स है आईटीबी का, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का, ये आपका समझे एक ट्रेलर है। जो पूरी पिक्चर आप पूरे 4 साल के बीएस में देखेंगे, जितने भी सब्जेक्ट होंगे, उसका एक रीकैप आपको करवाया जाता है किसमें, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में। आपको अंदाजा हो जाएगा कि पूरे सेमेस्टर या पूरे 4 साल हमने क्या चीज पढ़नी है। बात क्लियर है? तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो नोन एज बिजनेस मैनेजमेंट या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और इसमें वही सारी चीजें होंगी जिसमें हम प्लानिंग की बात करेंगे, जिसमें हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करेंगे, जिसमें हम लीडिंग की बात करेंगे, जिसमें हम स्टाफिंग की बात करेंगे, या जिसमें हम कंट्रोलिंग की बात करेंगे। ये तमाम चीजें हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन में भी आएंगी, और यही तमाम चीजें हमारे पास किस में आएंगी, मैनेजमेंट में। यहाँ तक बात क्लियर है? डेफिनेशन समझ में आ गई? एक बार और आखिरी बार समझाइए, जिंदगी भर याद रहनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये जो चीज जो मैंने आपको बताई है, ये सिर्फ आपके कोर्स के लिए नहीं है, ये आपकी जिंदगी में भी बहुत हेल्पफुल करेगी अगर आप थोड़ा सा गौर करें इन चीजों पे, ठीक है? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें। उसके बाद है आपके पास कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब कॉमन एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि वैसे तो बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस को मैनेज करना या एडमिनिस्टर करना जो है वो कोई ऑब्जेक्टिव चीज तो है नहीं कि आपने 4 फॉर्मूले बता दिए और उसी फॉर्मूले पे आपकी जो है तो जिंदगी चलती रहेगी, ठीक है? जैसे किसी चीज को बनाने का फॉर्मूला होता है, किसी केमिकल को बनाने का फॉर्मूला, तो ऐसा कोई फॉर्मूला तो है नहीं, ठीक है? ये सब्जेक्टिव है। हर इंसान अपने दिमाग के हिसाब से, हर इंसान अपनी डिसीजन मेकिंग, अपनी कैपेसिटी, अपनी पर्सनैलिटी की ट्रेट्स के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट सोच रखता है, अलग अलग तरीकों से चीजों को अप्रोच करता है और उससे हल करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास लिखा हुआ है कॉमन एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ये वो बेसिक, ये वो कॉमन चीजें हैं कि जिसकी बेसिस पे या जिस पे अमल करके आप जो है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के एलिमेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहला क्या है इंपॉर्टेंट, कॉमन पर्पस। जैसे हमने बिजनेस फिलॉसफी में भी कहा था कि आपके पास जो है वो आपका विजन, आपका मिशन, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो आपका कॉमन पर्पस, ठीक है? देखो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल के तौर पे ये बात की जाती है, या अगर आपने कभी देखा हो अक्सर मूवीज में कि काउंसलिंग इस तरीके से की जाती है, जो लोग अपनी थेरेपीज करवा रहे होते हैं या काउंसलिंग सेशंस ले रहे होते हैं, तो होता यह है कि आपने अपने आप को कुछ अफर्मेशंस देने हैं, कुछ जुमले ऐसे हैं जो कंसिस्टेंसी के साथ आप अपने लिए बोलेंगे। जैसे इसकी एग्जाम्पल ऐसी है कि मैंने आपको कोई बात समझाई, पीरियड खत्म हुआ, अगर आपने किताब नहीं खोली या आपने नोट्स नहीं बनाए तो वो चीज एक वक्त आएगा आपके दिमाग से निकल जाएगी, ठीक है? लेकिन अगर आपने उसी चीज को अपनी सारी जिंदगी के लिए चलाना है तो उसको आपने अपने लॉन्ग टर्म प्रोसेस में लेकर आना है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेकर आना है, ठीक है? स्टडी स्किल में ये मॉडल पढ़ा होगा। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में लाने के लिए आपने क्या करना है, उस चीज का रिविजन करना है। तो वो रिविजन कैसे होगा? वो रिविजन ऐसे होगा कि आप पोस्ट एंड स्लिप्स पे छोटी छोटी बातें लिख के किसी ऐसी जगह लगा दें कि जहां पे आपकी नजर बार बार पड़े। वो आपके घर की वॉल भी हो सकती है, वो आपका बाथरूम का शीशा भी हो सकता है, वो आपका मिरर भी हो सकता है, इस तरह की चीजें। तो आप जब बार बार उस चीज को देखेंगे तो जो चीज आपने अचीव करनी है या जो काम आप करना चाह रहे हैं उस ट्रैक से आप हटेंगे नहीं, वो चीज आपको कंटिन्यूअसली आपके आपकी मेमोरी में रहेगी और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाएगी। इसी तरीके से जब हम ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं और कॉमन पर्पस की बात करते हैं, तो कॉमन पर्पस का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपको बार बार ये चीज रिवाइज करवाई जाती है, ये चीज रिपीट करवाई जाती है कि आपने जो है इस चीज को यानी इन गोल्स को अचीव करना है। जब आप बार बार एक ही चीज को रिपीट करेंगे और बहुत कंसिस्टेंसी के साथ जब ये चीज आप जो है वो अपनी पर्सनैलिटी में लेकर आएंगे, तो उससे होगा क्या, उसका फायदा ये होगा कि आपको वो चीज याद हो जाएगी और आप अपने ट्रैक से हटेंगे नहीं, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो कॉमन पर्पस जो है वो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए आपका मेन पर्पस क्या है, ठीक है? क्लियर है? उसके बाद है आपके पास कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट का मतलब क्या है, यहाँ अपने पास लिख लो ग्रुप एंड टीम।
मैनेजमेंट में हमारे पास एक चैप्टर पढ़ाया जाता है ग्रुप्स एंड टीम्स का, ठीक है। ग्रुप क्या है, अब ग्रुप और टीम का डिफरेंस भी समझ लो। जब आप किसी काम को करते हैं, लेट सपोज BS1 का एक ग्रुप है, टीम नहीं है, ग्रुप है। ग्रुप क्यों है? क्योंकि आप लेक्चर तो एक साथ सुन रहे हैं, लेकिन पास आप इंडिविजुअली होंगे, ठीक है। रिजल्ट आपका इंडिविजुअल बेसिस पे बनेगा, ग्रुप की बेसिस पे नहीं बनेगा। तो आप, इसका मतलब क्या है कि ग्रुप में रहते हुए आपकी प्रायोरिटी किसी ग्रुप के गोल को अचीव करना नहीं है, आपकी प्रायोरिटी आपके खुद के इंडिविजुअल को सेटिस्फाई करना है या अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना आपकी प्रायोरिटी है, ठीक है। बात समझ में आ गई। लेकिन जब हम टीम की बात करते हैं तो हम अक्सर ये कहेंगे कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, फुटबॉल की टीम, वॉलीबॉल की टीम। क्यों टीम कहेंगे? क्योंकि वहां पे किसी एक का मकसद नहीं है कि मैंने जो है मैन ऑफ द मैच बनना है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि मुल्क के लिए खेलना है और मुल्क को जितवाना है, ठीक है। तो टीम और ग्रुप में ये फर्क है। अब कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की जब हम बात करते हैं, तो जब तक आप टीम या ग्रुप में रहते हुए ऑर्गेनाइजेशन में, आप किस में काम करें? ग्रुप में का आइसोलेशन में तो काम नहीं हो रहा। अगर आइसोलेशन में काम होगा, इंडिविजुअल बेसिस पे काम होगा, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ जाएंगे। जब आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं या मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो डेफिनेटली आपके पास ग्रुप या टीम में काम होगा। तो वहां पे एफर्ट्स कौन सी होंगी? कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होंगी, ठीक है। जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, जैसे डांस ग्रुप होता है तो हर बंदे का कोऑर्डिनेशन होता है, एक स्टेप कंप्लीट करता है तो दूसरा स्टार्ट करता है, या दोनों एक जैसे स्टेप कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन, रिदम एक बरकरार होता है। जब वो रिदम बनता है तो सामने वाले को, देखने वाले को वो चीज उसकी नजरों को अच्छी लगती है, ठीक है। तो यानी कि प्रोडक्टिविटी जनरेट होती है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो प्रोडक्टिविटी जनरेट नहीं होगी। बात समझ में आ गई? अच्छा, आगे चलते हैं। उसके बाद है आपके पास डिवीजन ऑफ लेबर। मोहम्मद अहमद, अहमद कोई हमारी क्लास में है? डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर हमें क्या बताता है? अच्छा है, एक्सेप्ट कर लिया। डिवीजन ऑफ लेबर यानी यानी आपने लोगों को काम डिवाइड कर देने। अब अगेन टीम की एग्जांपल को ही मैं लेकर चलती हूँ। आप जब क्रिकेट टीम की एग्जांपल लेते हैं तो वहां पे आप क्या देखते हैं? वहां पे आप ये देखते हैं, वहां पे आप ये देखते हैं कि जब हम क्रिकेट टीम की बात करते हैं तो क्रिकेट टीम में हमने क्या चीज जो है वो ऑब्जर्व की कि आपके पास डिवीजन ऑफ लेबर होता है। कैसे होता है कि जो अच्छा क्रिकेटर है, सॉरी, जो अच्छा बॉलर है, तो उसको उस चीज की प्रैक्टिस करवाई जाती है, उसको उस चीज की टेक्निक सिखाई जाती है। जो अच्छा बैट्समैन है, उसको उस काम पे प्रैक्टिस करवाई जाती है, ठीक है। और ये सारे लोग मिल के जो है वो एक टीम को फॉर्म करते हैं। अगर वहां पे सोच ऐसी हो, या जैसे हम कहते हैं कि ऑलराउंडर एक वर्ड है, लेकिन जब आप हर चीज में हर काम करने को कोशिश करते हैं, तो फिर आप अपना किसी भी एक चीज में 100% नहीं दे सकते, ठीक है। अक्सर आपसे लोग ये कहेंगे कि मैं जो है वो 3-4 काम एक साथ कर रहा हूँ, ठीक है। किसी हद तक हो सकता है कि नेचुरली वो ब्लेस्ड हो, वो ये काम कर सकते हो, लेकिन अगर आपने किसी चीज में एक्सेल करना है जिसमें आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 100% हो, तो आपने किसी एक चीज पे फोकस करना है। आप देखें कैमरे में जो आपके पास तस्वीर आती है, अक्सर पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन होता है, पता नहीं कौन सा ऑप्शन होता है, तो आपके इमेज को क्लियर करता है, पीछे वाली चीजें वो ब्लर कर देता है। क्यों ब्लर करता है? अगर वो चीजें क्लियर होती है, पिक्चर तो तब भी अच्छी आ रही है, लेकिन आपको क्या फायदा है? आपको ये फायदा होता है यानी इसका कि जब पीछे की चीजें ब्लर हो जाती हैं, तो आपके पास आपका इमेज जो है वो बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा होता है, ठीक है। इसी तरीके से जब आप किसी एक काम पे फोकस करते हैं, तो उस काम
में आपके पास एक तो इन डेप्थ नॉलेज होती है, ठीक है, और उसको आप हर डोमेन से टैकल कर सकते हैं। जबकि जब आप एक ही वक्त में 3-4 कामों की तरफ जाते हैं तो आपकी कोशिश तो पूरी होती है कि मैं अपने हर काम में 100% दूं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। अब ऑर्गेनाइजेशन पे अगर इसकी एग्जाम्पल को रखें तो ऑर्गेनाइजेशन में हम कैसे रखेंगे इसकी एग्जाम्पल को, कि आपके पास डिवीजन ऑफ लेबर, लोगों में लेबर को डिवाइड करने से फायदा ये होगा कि जिसमें जितनी काबिलियत होगी वो उसके हिसाब से उस चीज को परफॉर्म करेगा। अगर कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं है, सोशलाइजिंग करना, फ्रेंड्स बनाना अच्छा नहीं लगता, और उसे सेल्स का काम अगर दे दिया जाए तो वो उस काम को सही तरीके से नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी का नेचर, वो स्कूल में बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है, सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन अच्छी है मगर वो करना नहीं चाह रहा, ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि फिर उसकी प्रोडक्टिविटी जनरेट नहीं हो सकती। तो जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो ये वो कॉमन एलिमेंट्स है। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब आप मैनेजमेंट पढ़ेंगे, तो जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके से जो है वो हम सिर्फ प्रोडक्शन से हटके मैनेजमेंट की तरफ आए हैं, कि मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है। बात क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले, उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, अब है हमारे पास हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। अच्छा, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, काम से प्रोडक्टिविटी हासिल हो, ये होगा ना जी। देखो, जिस आपके पास जिस चीज की कैपेसिटी है, जैसे कि मॉडल्स की अगर हम एग्जांपल लें तो मॉडलिंग के लिए आपके पास फिजिकल अपीयरेंस में आपकी हाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए और आप सुपर स्किनी हो, ठीक है, ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर जिसकी हाइट छोटी है और जो जिसका वेट बहुत ज्यादा है, तो उसको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा ना, और हाइट या तो हील्स पहनो, वो चीज नहीं आएगी जो ऑलरेडी किसी शख्स के पास मौजूद है। हाइट ज्यादा है, सुपर स्किनी है, आप मॉडलिंग के लिए परफेक्ट है। चाहिए ये दो चीजें, ये अहम रिक्वायरमेंट है आज के अगर दौर की बात करें, तो प्रोडक्टिविटी जनरेट करना आसान है, ठीक है। अब अगर आपका पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता और माँ बाप ये कह रहे हैं नहीं आपने तो डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर बनना है, अब ये दो फील्ड्स ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव है। जब फील्ड ऑब्जेक्टिव होती है ना, तो आपको उसमें चीजें याद रखनी पड़ती हैं। अपनी सोच या अपने थॉट्स को साइड में रख के आपको दूसरे के थॉट्स को याद, के फला ने ये थ्योरी दी थी, फला ने ये लॉ दिया था, फला ने ये किया था। अब आप प्योरली डिबेटर हैं, सब्जेक्टिव आपके थॉट्स हैं, आप हर वक्त सोचते रहते हैं और आपके दिमाग में जो है वो अपने आइडियाज आते हैं, तो फिर आप अच्छे डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकते, ठीक है। क्योंकि आप दूसरों की चीजों को याद नहीं रख सकते, आप क्योंकि खुद की डिसीजन मेकर हैं, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है, दूसरों पर डिपेंड नहीं कर। अब देखो पर्सनैलिटी कैसे वेरी करती है, और सोसाइटी में जो प्रोडक्टिविटी डाउन होती है या प्रोडक्टिविटी अप होती है वो कैसे होती है, कि अगर आपका नेचर है, आप उस नेचर को आइडेंटिफाई करके उसी डायरेक्शन में जाएंगे, वही काम करेंगे, तो उसमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा आएगी, ठीक है। ए लेवल्स के बच्चे को अगर ये कहा जाए, क्योंकि उसकी इंग्लिश अच्छी होगी, तो उससे कहा जाए कि आप इंग्लिश कम्युनिकेशन या प्रेजेंटेशन जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से दे सकते हैं। उसके बाद उसका बैकग्राउंड है, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो मैट्रिक बोर्ड से आ रहा है, तो कोशिश वो कर सकता है, लेकिन उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, उसे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है कि कैसे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में स्मार्टली लोगों को, क्यों रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है, सीवी में आप क्यों लिखते हैं कि मैं जो है वो इंग्लिश बहुत ज्यादा फ्लुएंटली बोल सकता हूँ या लिख सकता हूँ, या मुझे जो है वो ये 4 जबानों पे अबूर हासिल है। इसी वजह से कि आप बता दें कि भाई मेरे अंदर ये स्किल्स है, अब मेरी इन स्किल्स की बेसिस पे आप मुझे अलॉट करें काम, तो फिर आपके लिए भी आसानी होगी और मेरे लिए भी आसानी होगी। उम्मीद है सवाल जो है वो क्लियर हो चुका होगा। हम्म, हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क ये होता है कि आपने चीजों को मैनेज करना है। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि भाई आपने जो है ये 5,000 रुपये आपके पास है, ये आपके पास क्लासरूम है और ये लैब है, ठीक है।
अब ये 3 चीजें हैं, आपने मुझे फला तारीख को जो है वो प्रेजेंटेशन दे दी है विद प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट के साथ बस मैंने आपसे ये बता दिया, अब ना ही मैंने आपको बताया कि आपने जो है वो उसमें रिपोर्ट बनानी है, रिपोर्ट में आपने क्या लिखना है, आपके आपके पास टॉपिक क्या होगा, ये भी मैंने नहीं बताया। ये सारी चीजें ना ही मैंने आपसे ये कहा कि भाई अगर आपने 6 महीने बाद देनी है तो बीच में मैं आपकी प्रोग्रेस चेक करूं कि 1 महीने में आपने कितना काम किया, 2 महीने में कितना काम किया, या मैं इस चीज का एनालिसिस करूं कि कौन सा बच्चा कितना काबिल है, वो कितना काम कर सकता है। जो काम नहीं करेगा तो अल्टीमेटली वो प्रेजेंटेशन में किसी ना किसी बहाने से गायब हो जाएगा। ये एनालिसिस मेरा होना चाहिए। जब तक ये एनालिसिस नहीं होगा तो मेरे लिए बच्चों को स्कोर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो सारी चीजें मैंने बताई हैं ये क्या है, ये बेसिकली मैनेजमेंट का हिस्सा है, जिसमें लीडिंग भी आ गया, जिसमें कंट्रोलिंग भी आ गया, जिसमें प्लानिंग भी आ गई, जिसमें ऑर्गेनाइजिंग भी आ गई। चीजें सीक्वेंस में भी होनी चाहिए। आपकी प्रेजेंटेशन में आपसे रिपोर्ट बनवाई गई, आपसे ग्रुप फॉर्म करवाया गया, आपको जो है वो वाइवा का क्वेश्चन आंसर सेशन भी हुए, आपसे कहा गया कि आपने प्रेजेंट भी करना है और आपने पावर पॉइंट भी बनाना है। ठीक है, अब ये सारी चीजें मिलके एक आपका जो एक प्रोजेक्ट बन गया, और उस प्रोजेक्ट को आपने खुद भी मैनेज किया और टीचर की गाइडलाइन भी थी। तो ये सारी चीजों को एक प्रोडक्टिविटी जनरेट करने के लिए आपको जो है वो मैनेजमेंट की जरूरत है। अब इसी में ही देखो, अगर कोई ये कहे कि भाई प्रेजेंटेशन का आउटपुट क्या जनरेट हुआ, तो आउटपुट की जहां तक बात है तो वो टीचर तो अपना आउटपुट देगा, 5 साल से वो इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट आप अपना खुद बताएंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिंदगी में कभी किसी के सामने बात नहीं की, और वो स्टूडेंट्स जो है उन्होंने आके प्रेजेंटेशन दी होगी, उन्हें शायद ये लगता होगा कि हम तो ऑडियंस के सामने बोल ही नहीं सकते, या हमारे अंदर तो इतनी काबिलियत है ही नहीं। या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनका इंजीनियरिंग मेडिकल में इतना अच्छा रिजल्ट किया होगा, तो वो सेल्फ एस्टीम बहुत कम ना होने के बराबर होगा, अपने आप पे कॉन्फिडेंस, लेकिन प्रेजेंटेशन देने के बाद बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया होगा। कुछ ऐसे भी होंगे जो ओवर कॉन्फिडेंट होंगे कि भाई हमसे ज्यादा अक्लमंद तो कोई है नहीं, तो क्लास में जब उन्होंने देखा कि हमसे ज्यादा भी लोग जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो मिनिमाइज हुआ होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलके यानी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को हम बेसिकली अगर आसान जबान में कहें तो मैनेजमेंट ही कह सकते हैं। ठीक है, चीजों को मैनेज करना, चीजों को ऑर्गेनाइज करना, सीक्वेंस में लेकर आना, प्लान करना। अच्छा, उसके बाद फोर्थ है आपके पास हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। हायरार्की ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या है कि आपके पास लेवल्स बने हुए होंगे। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास लेवल्स पे काम हो रहा होता है। अब वो लेवल्स कैसे बनते हैं, वो आपकी या तो काबिलियत की बेसिस पे बनेंगे या आपके एक्सपीरियंस की बेसिस पे बनेंगे। ठीक है, जैसे घर में होता है, आपके पास घर में कोई ना कोई हेड होगा जिसकी घर में बात लोग मानेंगे, सुनेंगे। क्यों बात मानेंगे? क्योंकि उसके पास किसी ना किसी चीज की अथॉरिटी है, या तो पैसों की अथॉरिटी है, या एक्सपीरियंस है, या डिसीजन मेकिंग है। ठीक है, अगर ये तीनों चीजों में, ये सारी रिसोर्सेज हैं, आपको वक्त के साथ ये चीजें हासिल होती हैं। तो हायरार्की स्टेप है, पहले इनसे बात होगी, फिर इनसे बात होगी, फिर इनसे। अब घर में अगर 7 ऐसे लोग मौजूद हैं जो घर के बहुत बड़े, और एक ऐसा बच्चा है जो अभी 2 साल का है, जो अभी नया नया बोल रहा है, या जिसके अल्फाज भी इतने क्लियर नहीं है, तो उससे तो नहीं कहा जाएगा कि चले जी आप बताएं, आप अभी नए नए पैदा हुए हैं तो आप डिसीजन लें। वो नहीं ले सकता डिसीजन। ठीक है, लेकिन नहीं, जैसे अक्सर घरों में होता है ना कि ये सबसे छोटा है तो ये तो बहुत ही लाडला है, और ये जो बोलेगा वही होगा हमारे घर में। तो फिर जब वही होगा तो फिर घर भी आबादी की डायरेक्शन में नहीं जाएगा, वो बर्बादी की डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। आप इमोशंस में आके उसकी बात को मान तो लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको नुकसान ही होगा। तो हायरार्की का मतलब क्या है? स्किल्स की बेसिस पे आपको लेवल्स दिए जाते हैं, और उन लेवल्स पे रह के आप काम करते हैं, लोगों को सुपरवाइज करते हैं, लोगों को कंट्रोल करते हैं, लोगों को लीड करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। अच्छा जी, 2-3 सेकंड का पॉज लिया, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो।
क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं, आगे चलते हैं। अच्छा, अब है हमारे पास अगली जो हेडिंग है वो है स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है? कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम, इस हेडिंग को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इस हेडिंग को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि आप देखें, जब आप पूरा सेमेस्टर पढ़ते हैं, ठीक है, और एक सेमेस्टर के लिए आप प्रिपरेशन करते हैं, अब आप इस लेवल पे आ गए हैं कि शायद कुछ लोग ऐसे हों कि जिनके घर में अच्छे स्टूडेंट हों, पढ़ने वाले हों, लेकिन घर में आपसे पूछा नहीं जाता कि आपने किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया, या आप जो है वो कितना पढ़ रहे हैं, या कितना जो है वो आपने याद कर लिया, कितने चैप्टर्स पढ़ लिए, कितनी किताब पढ़ ली। ये किसी के घर में नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये स्पैन ऑफ कंट्रोल, अगर जो बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, जो रिजल्ट दे रहा है, घर में कोई पूछने वाला नहीं है, तो ये स्पैन ऑफ कंट्रोल कहाँ से आ रहा है? ये आपके अपने अंदर के इमोशंस हैं, ठीक है। यानी कि आप ये समझें कि आप सेल्फ स्टीम के लेवल तक पहुंच चुके हैं। अभी आगे आएगा सेल्फ स्टीम, तो हम पढ़ेंगे। आप उस लेवल तक पहुंच चुके हैं और आपने इस चीज का अंदाजा लगा लिया है कि ये जो कंट्रोल सिस्टम है, मैंने अपने लिए खुद ही बनना है ये कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। कि मैंने कितना पढ़ लिया, कितने चैप्टर्स की मेरी तैयारी हो गई। इसी तरीके से हर अवाम एक जैसी नहीं होती, ठीक है। कुछ लोग खुद अपने लिए कंट्रोल सिस्टम बनते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए डंडा करना पड़ता है, और उनका कंट्रोल सिस्टम जो है वो कोई एक्सटर्नल होता है, ठीक है। अच्छा, इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं। उसको पॉजिटिव कैसे लगे कि एक शख्स जो है वो अपनी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी दे रहा है। जैसे पढ़ने वाला स्टूडेंट है, इंटर मैट्रिक तक कभी प्रेजेंटेशन नहीं दी, जब दी नहीं तो प्रेजेंटेशन देना नहीं आती। अब जब आपको टीचर मिलेगा तो वो पहले आपको गाइड करेगा कि आपने ऐसे ऐसे प्रेजेंटेशन देनी है, नया काम सिखाया है आपको, तो वो क्या है, वो आपका कंट्रोल सिस्टम। हो सकता है पहली प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हो, सेकंड बहुत अच्छी हो, क्योंकि आपने एफर्ट्स तो करनी थी, बस आपको कोई गाइडर चाहिए था कि कोई मुझे गाइड कर दे, तो मैं जो है वो इस काम को भी कर लूं, ठीक है। जैसे आपके पास कोई नया होम अप्लायंस खरीदें, तो उसमें आपके पास एक पेपर आता है जिसमें लिखा होता है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में जब आपके पास हायरार्की डेवलप हुई हुई है, तो अब हर हायरार्की में लोग एक दूसरे पे एक फॉलो अप सिस्टम लगाएंगे, एक कंट्रोल सिस्टम लगाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि आपने कितने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए। अच्छा, अगर इतने यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिए, तो अगले आपको जो है वो कौन सा टास्क दिया जाएगा। अगर ये प्रोड्यूस नहीं किए, तो अब इस काम को, क्योंकि हमने ही सिलेक्शन प्रोसेस से आपको निकाला है, तो अब इस काम को कैसे सिखाया जाए। आपको मोटिवेशन की जरूरत है, आपको रॉ मटेरियल की जरूरत है, आपको जो है वो स्किल्स की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है। ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। जैसे सेमेस्टर में टेस्ट दिया, फिर इसके बाद इंटरनल्स दिए, फिर एक्सटर्नल दिए, फिर बीच में आपके पास मिड टर्म्स भी थे, फाइनल्स थे। ये सारी चीजें क्या है, फॉलो पे, ताकि इससे पता चल सके कि आपने कितना सीखा, आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी आई, और टीचर को भी अंदाजा हो सके कि मैंने जो चीजें सिखाई हैं उसका कितना असर हो रहा है स्टूडेंट पे, स्टूडेंट कितना सीख रहा है। तो ये ऐसे समझ लो कि दोनों साइड से आपके पास एक फॉलो अप, एक चेक एंड बैलेंस हो जाता है, कि आपको पता चल जाता है कि मैंने कितना सिखाया और सामने वाले ने कितना सीखा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि कंट्रोल सिस्टम बेसिकली फॉलो अप लेना है कि अब कितना काम हो गया, कितना रिमेनिंग है, अगर इतना रिमेनिंग है तो क्यों रिमेनिंग है। तो आप कोई ना कोई बात कहेंगे कि भाई मेरे पास रॉ मटेरियल जो है वो इस तरीके का है, या फिनिश हो गया है, मुझे नए रॉ मटेरियल की जरूरत है, XYZ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आपके पास डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इस पर पूरा चैप्टर पढ़ाया जाता है डिपार्टमेंटलाइजेशन का। और जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, कंपनी की बात करते हैं, जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, कंपनी की बात करते हैं, तो डिपार्टमेंटेशन या डिपार्टमेंटलाइजेशन, ये जो है वो हमारे पास इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे। जब आपके पास एक लेबर एक बहुत बड़ी तादाद में काम कर रहा है, तो अगर मैनेजमेंट की हम बात करें, तो कहीं ना कहीं आपको जो है वो खाने बनाने पड़ते हैं। मार्केटिंग में भी यही है, आप सेगमेंट्स बनाते हैं, क्योंकि एक साथ
एक ही वक्त में आप सारे लोगों को नहीं चला सकते, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं चीजों को सॉर्ट करना है, जिसमें आपने, अगेन मैं वही बात कहूंगी, हमने डिसीजन लेना है किसको किस खाने में। जैसे आपने स्कूल्स में, पता नहीं अब ये होता है कि नहीं, पहले तो ऐसा होता था कि आपके पास जो है वो सेक्शंस बने हुए होते थे। और वो सेक्शंस कैसे बने हुए होते थे कि ए सेक्शन सारे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का, ठीक है, बी सेक्शन उससे कम पढ़ने वाले, सी फिर उससे कम पढ़ना, फिर डी बिल्कुल ही निकम्मों का सेक्शन होता था। इसी तरीके से हर साल जो है वो आपका, आपके सेक्शंस जो है वो तब्दील होती है, यानी सारे सेक्शन में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे हैं, जो पोजीशन होल्डर्स हैं, उनका एक सेक्शन बना दिया, फिर बी सेक्शन वालों को दूसरा सेक्शन बना दिया, फिर तीसरा सेक्शन बना दिया। इसी तरीके से कुछ सॉर्टिंग इस तरीके से होती है कि गर्ल्स का एक सेक्शन हो गया, बॉयज का एक सेक्शन हो गया, क्योंकि बॉयज जो है वो बहुत ज्यादा शोर करते हैं, गर्ल्स जो है वो खामोशी से पढ़ती हैं। तो इस तरीके से सेक्शंस बनाए जाते हैं। तो ये सेक्शंस क्यों बनाए जाते हैं? ताकि चीजें जो हैं वो कैटेगराइज हो जाए, कैटेगरी बन जाए, और फिर काम करना आसान हो, ठीक है। और आपके लिए चीजों को मैनेज करना आसान हो जाए। आपके पास जब बहुत सारी चीजें बिल्कुल बिखरी हुई होंगी तो चीजों को मैनेज करना आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। इसी तरीके से आप अक्सर जर्नली सुनते हैं कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आपने जाके सीवी देनी है, एचआर डिपार्टमेंट में जाके आपने सीवी देनी है, या हमारा एचआर डिपार्टमेंट इस तरीके से काम करता है, या हमारा आईटी डिपार्टमेंट। तो फिर वहां पे उसी तरह की स्किल्स के, उसी तरह की नेचर के लोग जो हैं वो मौजूद होते हैं, तो वो कैटेगराइज कर दिया जाता है चीजों को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन में थोड़ी देर में लेती हूँ, पहले ये क्वेश्चन में कंप्लीट कर लूँ। अच्छा, उसके बाद है आपके पास सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। अब यहाँ पे बात आती है, ठीक है, नजर तो आ गया होगा, नोट्स खुद के पास भी रखे हुए हैं तो इसका कोई इशू नहीं। अच्छा, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा, ये दो एस्पेक्ट्स क्या हैं? ये भी मैनेजमेंट के जो हैं वो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, और इसमें जो बात होती है वो होती है हमारे पास डिसीजन मेकिंग की, ठीक है। अच्छा, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं, या ऑर्गेनाइजेशन का नेचर ऐसा है, या लीडर का जो है वो नेचर ऐसा है, या फॉलोअर्स का नेचर ऐसा है, जहां पे आपने सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग पे काम करना है, ठीक है। और कुछ नेचर ऐसा है कि जहां पे आपने डिसेंट्रलाइज नेचर पे काम करना है। आप सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज ये भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं हो सकता, ये डिपेंड करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे, बात समझ में आ जाएगी। मॉन्टेसरी की क्लास में जो डिसीजन होगा वो सेंट्रलाइज्ड होगा, ठीक है। टीचर डिसीजन मेकर होगा कि मैंने क्या काम करवाना और क्या नहीं करवाना, टेस्ट लेना है या नहीं लेना, ठीक है। अगर बच्चा ये कहता है कि मैंने जो है वो घर जाना है, या मैंने जो है वो काम नहीं करना, बहुत ही छोटा बच्चा जो बिल्कुल प्री प्राइमरी का होता है, तो वो डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है। तो उसके डिसीजन के लिए उसकी मदर है, उसकी टीचर है, ठीक है। लेकिन अगर आपके लेवल की बात की जाए, या पीएचडी लेवल की, स्पेशली एमएस पीएचडी में ये होता है कि लोग जो हैं वो शादीशुदा भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, तो अब थीसिस अगर कंप्लीट नहीं हो रहा, तो वहां पे उन्हें आप टीचर से एक्सक्यूज कर सकते हैं कि भाई मेरे और बहुत सारे सोशल मसाइल हैं, जिसकी वजह से मैं थीसिस जो है वो इस टाइम पर नहीं दे सकता, ठीक है। तो वहां पे आपके पास डिसीजन मेकिंग में दूसरा शख्स भी शामिल है। टीचर जो है वो कंसिडर करता है लोगों को, यानी ऑडियंस को, फॉलोअर्स को, स्टूडेंट्स को। इसी तरीके से आपके केस में भी यही है कि आप एक्सक्यूज कर लेते हैं, तो कुछ अच्छे टीचर्स मान भी जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो समझते हैं। अब कुछ ऐसे मेरे जैसे भी होते हैं जो नहीं भी मानते कि भाई प्रेजेंटेशन तो देनी ही देनी है, तो आपकी राय को कंसिडर किया जाता है, आपको डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ चीजों में क्या है कि अथॉरिटी लीडर अपने पास ही रखना चाहता है, और वहां पे चीजें जो हैं वो सेंट्रलाइज चल रही होती हैं, डिसीजन मेकिंग किसी एक के पास होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? दोबारा से रिपीट करती हूँ। सेंट्रलाइज में आपके पास जो डिसीजन होगा वो किसी एक हायर अथॉरिटी के पास होगा, जबकि डिसेंट्रलाइज में आपके जो लेबर या आपके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी डिसीजन मेकिंग में कंसिडर किया जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? अब क्वेश्चंस लेते हैं। अच्छा, सेशन जो है वो एंड हो जाए तो दोबारा से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। स्पैन ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट डील करती है, जी बिल्कुल, स्पैन ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट डील ही करती है। इसमें कैटेगराइज किया जाएगा
किस में, डिपार्टमेंटलाइजेशन में पूछ रही हो तो हाँ कैटेगराइज किया जाएगा। दिख रहा होता है भाई क्लास में तो देखो कुछ गर्ल्स भी शोर करती हैं, कुछ बॉयज भी शोर करते हैं। ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया कि कौन शोर करता है कौन नहीं करता। भाई जिसको ये लगता है कि उसके लिए कोई सीखने वाली बात है लेक्चर में तो वो शोर नहीं करता, और जिसको ये लगता है कि ये सारी चीजें मुझे पहले से पता है या इसमें कोई मेरे काम की बात नहीं है, तो फिर वो अपनी बातों को प्रायोरिटी देते हैं, अपनी बातें कर रहे होते हैं। मार्केटिंग में होलसेल एंड रिटेलिंग वाला टॉपिक आएगा। होलसेल और रिटेलिंग वाला टॉपिक नहीं, शॉर्ट में तो नहीं आएगा, हो सकता है लॉन्ग में आ जाए। जी ठीक है, क्लियर ना। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा अब आ जाओ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप्स। इंपॉर्टेंट बता दूं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता तो दिए थे, अब कितने इंपॉर्टेंट बताऊं। चैप्टर्स ऑलरेडी बता दिए इंपॉर्टेंट, और कितना इंपॉर्टेंट मतलब। आखिरी तो ये है कि जो पेपर मैंने कल सेंड किया है वो पेपर मैं व्हाट्सएप पे आपके साथ भी शेयर कर दूं। आखिरी इंपॉर्टेंट तो ये होगा। मिड टर्म का टॉपिक भी हटा दिया। ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप, बेसिक रिलेशनशिप, इंटरमीडिएट कस्टमर रिलेशनशिप, एंड यूजर कस्टमर और इंटरनल। अब इस सवाल को मेरा नहीं ख्याल है कि बहुत डिटेल में समझाने की जरूरत है। ठीक है, वो तमाम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं और उनका आपस में, जाहिर सी बात है जब इंसान कोई काम किसी के साथ कर रहा होता है तो वो एक तरीके से समझे एक एग्रीमेंट, या अगर हम जर्नल पर्सपेक्टिव से बात करें तो अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के ही काम से आपस में जो है वो जुड़े हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशनशिप को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप ऑपरेशंस यानी प्रोडक्शन की तरफ काम कर रहे हैं तो आपका जो क्या कहेंगे
वास्ता पड़ेगा, वो किनसे पड़ेगा कि आपने लोगों से रॉ मटेरियल लेना है, ठीक है। या लेबर होगा तो लेबर से मैनेजमेंट और लेबर की आपस में कोऑर्डिनेशन होगी, कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। अगर आप चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर उसे मार्केटिंग तक लेकर आ रहे हैं, यानी कि उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं, तो बेसिकली मार्केटिंग करना क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक कम्युनिकेशन का मैसेज है जो किस तक पहुंचेगा, जो एंड यूजर्स तक पहुंचेगा, ठीक है, फाइनल कस्टमर्स तक पहुंचेगा, ठीक है। एक ये बात हो गई। फिर एक आते हैं बीच में कि आपका, यानी आप जो हैं वो प्रोडक्ट बना रहे, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट ऐसा है कि अगर आप फाइनल कंज्यूमर तक अप्रोच करेंगे तो आपके पास फाइनल कंज्यूमर नहीं आएगा, आपको बीच में एक मिडिल मैन की जरूरत पड़ेगी। जब आपको मिडिल मैन की जरूरत पड़ेगी तो ये वो लोग होंगे जो इंटरमीडिएट के तौर पे या मीडिएटर के तौर पे या मिडिल मैन के तौर पे काम करेंगे, जिसमें आपके पास कौन कौन से लोग आ गए, होलसेलर्स आ गए, रिटेलर्स आ गए, ब्रोकर्स आ गए, एजेंट्स आ गए, यानी कि दो लोगों को, प्रोडक्शन वालों को और एंड यूजर्स को मिलाने के लिए बीच में जो लोग काम करेंगे, तो वो सारे मिडिल मैन हो गए। अब उन मिडिल मैन का जो रिलेशन होगा वो फाइनल कस्टमर तक भी होगा और किसके साथ होगा, जो प्रोड्यूसर्स है, जो चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो सर्विस दे रहे हैं। जैसे हमारे पास एयरलाइन सर्विस है। अब एयरलाइन के लिए जब आप नॉर्मली आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी, जैसे आजकल तो ऑनलाइन चीजें हो गई हैं, ऑनलाइन खुद भी बुकिंग करवा सकते हैं। अगर लेट सपोज अगर किसी ने कहीं बाहर ट्रिप पे जाना है, जैसे मलेशिया जाना है या आपने टर्की जाना है, तो आप क्या करेंगे कि आप जो है वो खुद से, पहले आपने लेट सपोज आपने टर्किश एयरलाइन से जाना है, तो आप उसकी वेबसाइट पे गए, वहाँ पे आपके पास टाइम और जो है वो बुकिंग का सारा स्केड्यूल लिखा होगा कि भाई हमारा प्लेन मंडे को जाएगा, ट्यूसडे को जाएगा, थर्सडे को जाएगा, ये टाइमिंग्स है, ये टिकट का पैकेज है, आपको नाइट फ्लाइट चाहिए या डे फ्लाइट चाहिए, आपने वहां से उसकी बुकिंग करवा ली। उसके बाद आपने जहां भी रहना है वहां पे आपने होटल की, उस वेबसाइट की होटल पे गए, होटल की वेबसाइट से आपने होटल की बुकिंग करवा ली और इस तरीके से आपने अपना पूरा पैकेज प्लान किया। लेकिन ये सारी झंझट से बचने के लिए या आपको जो है वो थोड़ी सी सिक्योरिटी भी चाहिए, या आपके दिमाग में है पहली दफा किसी मुल्क में ट्रेवल कर रहा हूँ तो मुझे ना ही वहाँ के रास्ते पता है, ना ही वहाँ के कल्चर से मैं वाकिफ हूँ, आपको जो है वो लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है, इंग्लिश नहीं आती, या चले इंग्लिश आती भी है, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे इंग्लिश काम नहीं करती, ठीक है, वहाँ लोगों को इंग्लिश नहीं आती या वो प्रेफर नहीं करते, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप कहीं ना कहीं उसमें मिडिल मैन को तलाश करेंगे, कोई ऐसा इंसान मुझे मिल जाए जो मेरे ये सारे काम भी कर दे, प्लस ये कि मैं जब वहां पे पहुंचूं तो मुझे इस तरह के किसी बैरियर का को फेस ना करना पड़े, जो बैरियर आपने दिमाग में रखे हुए, जो कल्चरल डिफरेंसेस आ सकते हैं, ठीक है। तो अब ऐसी सिचुएशन में वो जो बीच का मिडिल मैन है उसका कनेक्शन आपके साथ भी है, यानी आप फाइनल कस्टमर है, और उसका कनेक्शन किसके साथ है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, होटल के साथ, या जैसे आप हज वगैरह का पैकेज करवाते हैं तो हज वगैरह में यही होता है ना कि आप कोई ना कोई अपना एजेंट तलाश करते हैं, उसकी कंपनी के थ्रू जाएंगे, वही आपको जो है वहां पे सारे काम करवाएंगे, जो जियारतें हैं, जो सारी चीजें करनी है, तो वो एजेंट जो है वो दोनों साइड पे। तो ये स्टोरी सुनाने का मतलब क्या है, ये स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप बेसिक यही है, और ये जो 4 हेडिंग्स आपके पास मेंशन है, इन 4 हेडिंग्स में भी यही सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। आवाज आ रही है ना मेरी, ऐसा नहीं हो मैं बोल रही हूँ और माइक जो है वो बंद है। तो यही सारी चीजें जो हैं वो रिलेशनशिप्स में या ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप का हिस्सा है। अच्छा, एक और चीज क्या आ गई, एक एग्जाम्पल मैं भूल गई, वो भी समझ लो, वो भी हेडिंग का हिस्सा है। वो क्या है कि आपके पास, आप जब जैसे क्लास में टीचर के साथ आपका रवैया है, प्रिंसिपल के साथ आपका रवैया है, ये सारे जो है ये आपके लोगों का आपका जो है वो कम्युनिकेशन है। लेकिन एक कम्युनिकेशन आपका आपस में भी है, क्लास में, जो क्लास के इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए आपकी आपस में दोस्तियां, आपकी आपस में बातचीत, ये सारी चीजें क्या है, ये आपका आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेशन है, ठीक है। तो आप आपस में एक दूसरे के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभार आपको क्लास में ही रहना है, किसी की शक्ल बहुत बुरी लग रही है लेकिन बर्दाश्त करना है आपको, क्योंकि इसी क्लास में रहना है। अब या तो वो किसी तरीके से इस क्लास से चला जाए,
तो वो आपके कहने पे तो जाएगा नहीं, क्लास का हिस्सा है, फीस जमा करवा रहा है, एडमिशन लिया है तो उसी क्लास में रहेगा। तो एक रिलेशनशिप कलीग्स का आपस में इस तरीके का भी होता है। तो उसमें कुछ लोग कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं, कुछ लोग जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, कुछ लोग इग्नोर करते हैं, क्योंकि काम तो आपने करना है। और अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, और फिर आपका अपना इंडिविजुअल जो है वो आपकी प्रायोरिटी है कि आपने अपने आप को ग्रोथ देनी है, अपनी सैलरीज बढ़ानी है, या अपने लिए सैलरी या अपने लिए ब्रेड एंड बटर का इंतजाम करना है। ठीक है, अजान हो रही है, अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, तो ये ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप्स की बात हो रही है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब जब इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ोगे तो यही सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, जो डिस्क्रिप्शन समझाया है, यही पॉइंट्स आपको पैराग्राफ में नजर आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं मेस्लो हायरार्की थ्योरी या हायरार्की नीड थ्योरी, या आपके पास जो है वो मेस्लोज हायरार्की ऑफ नीड की हम बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये एक चार्ट मैंने बनवाया था, नोट्स में तो वो चार्ट नहीं बना हुआ, लेकिन मैंने शायद क्लास में वो चार्ट बनवाया था। तो वो चार्ट जो है वो सब अपने पास ले लें और एक दूसरे से कॉपी कर लें। जो लोग नहीं थे, जो लोग एब्सेंट थे, तो वो एक दूसरे से शेयर कर लें। ठीक है, ये सवाल जो है, देखो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो टॉपिक है ना, जो आपके कोर्स आउटलाइन में, या यमुना या पता नहीं, एमन यमुना पता नहीं, नाम एक तो मिक्स हो जाते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था तो उसका जवाब मैं फिर दे देती हूँ, कि आपके पास जो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक या आपकी कोर्स आउटलाइन, एक तो ये चीज सुन लो कि क्राच यूनिवर्सिटी की जो कोर्स आउटलाइन है ना, वो ऐसी है कि समझो वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। बात जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं लिखी हुई इसमें। ठीक है, अब क्लियर नहीं लिखी हुई, लेकिन वो तो बादशाह है, क्योंकि वो कराची यूनिवर्सिटी में है, स्टेट यूनिवर्सिटी में है। और वो जो बोलेंगे अगर वो गलत भी है तो हमने, तो इसी तरीके से अगर वो कहेंगे दिन तो हमने कहना जी आप सही कह रहे हैं, दिन। और अगर आप कहेंगे, वो कहेंगे रात, तो हम कहेंगे ठीक है रात। तो अब कहीं ना कहीं इस चीज को सेटल डाउन तो करना है। अब क्योंकि अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आपका पहला पहला इंटरेक्शन है, तो आपको ये चीज थोड़ी सी नई लग रही है कि भाई ये टीचर जो है, और बहुत सारे टीचर्स के पढ़ा कुछ और रहे, कोर्स आउटलाइन में कुछ और लिखा हुआ है। ठीक है, तो कोर्स आउटलाइन जो है वो होता ये है कि जिस टाइम पे कोर्स आउटलाइन बनी या जिसने बनाई, हमें नहीं पता किसने बनाई है और कहाँ से देख के बनाई है, ये भी नहीं पता। लेकिन हमारी आसानी के लिए, या आसानी भी ना कहो, हमारी थोड़ी सी जो है वो हेल्प करने के लिए, नीचे 4 किताबें मेंशन है। ठीक है, अब अगर उसने दुनिया की किसी भी किताब से कोर्स आउटलाइन बनाई है, हम रिस्ट्रिक्ट हैं कि हमने उन्हीं 4 चीजों से पढ़ना है या पढ़ाना है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टली काम करना है हमने, कि थोड़ा सा स्मार्टली ये काम करना है कि आप उस टॉपिक में, अब आपने नहीं करना, ये टीचर का काम है, उस टॉपिक से रिलेटेड चीजों को निकालना है। अब वो टीचर अपने एक्सपीरियंस से बात करेगा। जैसे अगर आपकी बात करें तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। अगर मैं कोर्स आउटलाइन की तरफ जाऊं ना, तो शायद मैं इतनी सारी चीजें आपको बता भी नहीं सकती। क्यों नहीं बता सकती? क्योंकि ये सारी चीजें आपकी कोर्स आउटलाइन में मेंशन नहीं है। ठीक है, एक तो ये चीज समझ में आ गई। अब ये सारी चीजें क्यों पढ़ाई गई हैं? इसलिए पढ़ाई गई हैं कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का अगर नॉर्मली या जर्नली आप किसी किताब में टॉपिक खोलेंगे या सब्जेक्ट खोलेंगे, तो उसमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। और हमारे पास ये कंफर्मेशन कैसे आ गई कि जब आपके पास एक आध पेपर जो आया था, पास पेपर्स, वो पेपर कहीं से बच बचा के या कहीं जो है किसी वेबसाइट से मुझे मिल गया था, जिसमें मैस्लो की थ्योरी भी आई थी और लीडरशिप स्टाइल्स भी आए थे।
तो वो जो चीज, वो जो बात मेरे जहन में थी कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ये टॉपिक्स होने चाहिए, वो कहीं ना कहीं से बात जो है वो कंफर्म हो गई कि हाँ ये टॉपिक्स जो हैं वो सही है, ठीक है, यही टॉपिक्स होने चाहिए, ठीक है। तो अब बात कहाँ से चली थी, बात यहाँ से चली थी कि मैस्लो की थ्योरी जो है उसकी हिस्ट्री क्या है, तो ये मैंने थोड़ी सी बात बता दी, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक से भी बात बता दी। अब अगर आप, जिन लोगों ने कोर्स आउटलाइन पढ़ी है, तो उसमें लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन। अब वो इतना ज्यादा जुमला जो है वो आधा अधूरा है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे क्लासिफिकेशन तो किसकी क्लासिफिकेशन, आगे कोई चीज मिसिंग है, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि जिस बुक से बनी हो उस बुक के पर्सपेक्टिव, देखो किताबें भी अलग अलग तरीके की होती हैं, हर किताब जो है वो एकेडमिक्स के लेवल की नहीं होती। कुछ किताबें ऐसी हैं, जैसे मैं राइटर हूँ, मैं बिजनेस की स्टूडेंट थी, अब मैंने अपने थॉट्स लिख दिए, तो वो मेरी हेडिंग जो है, किताब लिखने पे किसी की को भी पाबंदी नहीं, आप भी किताब लिख सकते हैं और दुनिया का हर शख्स किताब लिख सकता है, और अगर आप अपनी किताब लिखकर उसे प्रिंट करवाने तक का तो आपकी होगी, ठीक है। अब उसके वो किताब सही है या नहीं है, इसका अंदाजा या इसका फैसला जो है वो कोई उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट ही कर सकता है। यही वजह है कि मैं अक्सर स्टूडेंट से कहती हूँ कि आप जो है वो फॉरेन राइटर की किताब की तरफ जाएं, आप पाकिस्तानी राइटर्स की किताबों की तरफ ना जाएं। उसकी वजह यह है कि एक तो उसमें मिस्टेक्स बहुत होती हैं, और आप क्योंकि इनिशियल लेवल पर हैं तो वो किताब से ही पढ़ के आपकी इंग्लिश जो है वो थोड़ी बहुत इम्प्रूव होगी। तो फॉरेन राइटर की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपके पास ये चीजें, ये जो इंग्लिश इंप्रूव करने वाला एलिमेंट है, ये आपको सपोर्ट करेगा, ना कि आपके अगेंस्ट में जाए, ठीक है। दूसरा ये है कि फॉरेन राइटर की किताब पढ़ने का एक फायदा ये भी होता है कि अभी तो जो है वो आपको शायद इतनी जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो आपको, जब आपने फॉरेन राइटर की किताब पढ़ी होगी तो आपके पास थॉट्स जो हैं वो बहुत क्लियर होंगे, ठीक है। जैसे जो मैं पॉइंट समझाना चाह रही हूँ वो ये है कि हमारे यहाँ जो है वो सोचने पे रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। मैंने जो, अक्सर टीचर ये कहते हैं मैंने जो नोट्स लिखवा है उसी में से लिखना, उससे हट के लिखा तो अच्छा नहीं होगा, इस तरीके के। जबकि अगर आप गोरे की बात करें या बाहर के राइटर या बाहर का जो पैटर्न है, वहां आपको प्रोवोक किया जाएगा कि आपने खुद से सोचना है, अपने थॉट्स लिखने, इसी तरीके से तो रिसर्च होगी, इसी तरीके से तो क्रिएटिविटी सामने आएगी। तो फॉरेन राइटर की किताब पढ़ने को इसीलिए भी प्रेफर किया जाता है कि इनिशियली आपको डिफिकल्टी होगी, लेकिन आपका सोचने का जो एक दायरा है वो काफी बढ़ जाएगा। जबकि अगर आप ये जो इंटर विंटर में हमारी जो होती हैं सिंटेक्स की जो किताबें होती हैं, उसमें आपकी सोच खुलती नहीं है। यही फिर डिफरेंस जो है वो एक ए लेवल्स के बच्चे में और हमारे बच्चे में होता है कि वो अपनी तरफ से लिख सकता है, अपनी तरफ से सोच सकता है। हमारा बच्चा वो बस 4 इंपॉर्टेंट सवाल बता दे तो हमारी जिंदगी आसान हो जाए, कौन किताब पढ़े, अरे तो तुम्हें ही फायदा है किताब पढ़ने का, ठीक है। तो बहरहाल बहुत लंबी बात हो गई, मेस्लो की थ्योरी पढ़ रहे थे। अच्छा, मेस्लो ये कहता है कि आपने जो है वो, यानी इंसान की जिंदगी कुछ मराहिल से गुजरती है और वही मराइल उसकी नीड होती है, उसकी ज़रूरत होती है, अगर वो पूरी हो जाए तो वो अगले स्टेप की तरफ जाता है और ज़िंदगी में जो है वो एक्सेल कर सकता है। अब ये तो एक साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की गई, क्योंकि मोटिवेशन का जो टॉपिक है वो साइकोलॉजी का टॉपिक है, और मोटिवेशन में जो आपके पास मेस्लो की थ्योरी है, ये मशहूर ज़माना थ्योरी, अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी है, मैनेजमेंट पढ़ी है, और अगर आपने मेस्लो की थ्योरी नहीं पढ़ी तो समझे आपने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। अब साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से तो अगर थोड़ा सा मैं ये बता दूं, क्योंकि आपने ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, तो अब सिर्फ थोड़ा सा समझ लो कि मेस्लो का ये कहना है कि इंसान की जब तक, अब देखो यहाँ पे ये ऐसे दिख रहा है, अच्छा ये देखो, पहली जो नीड है ये है आपके पास फिजियोलॉजिकल नीड, फिर सेफ्टी नीड, फिर सोशल नीड, एस्टीम, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो। अच्छा, मेस्लो क्या कहता है, मेस्लो ये कहता है कि जब तक इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है वो सेटिस्फाई नहीं होंगी, वो सेफ्टी नीड्स की तरफ नहीं बढ़ेगा, ठीक है। जब सेफ्टी नीड्स सेटिस्फाई हो गई तो फिर ये आगे बढ़ेगा सोशल नीड्स की तरफ, सोशल नीड्स सेटिस्फाई हो गई तो आगे बढ़ेगा एस्टीम नीड्स की तरफ, एस्टीम नीड्स सेटिस्फाई हो गई तो ये बढ़ेगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ, ठीक है। यानी कि ये
नीड सेटिस्फाई होगी तो इस तरफ बढ़ेगा, ये नीड सेटिस्फाई इस तरफ बढ़ेगा, ये नीड सेटिस्फाई होगी तो इस तरफ, और फिर इसके बाद ये। ठीक है, ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये आपके पास पॉइंट जो है वो इस तरीके से लिखे हुए हैं, जबकि जब आप डायग्राम बनाएंगे, मैं बना के भी दिखाती हूँ तो ज्यादा समझ में आ जाएगी। रुको मैं डायग्राम बना दूं फिर मैं दिखाती हूँ। अच्छा ये देखो ये डायग्राम आ गई। अच्छा अब डायग्राम में देखो क्या है, पहले जो है वो बेसिक नीड है, फिर सेफ्टी है, फिर सोशल है, सोशल को हम बिलोंगिंगनेस या लव नीड्स भी कहेंगे। ठीक है, एक ही बात है, बेसिक नीड फिजियोलॉजिकल नीड और बेसिक नीड एक ही है। ठीक है, और इसमें गलती ना हो कोई यहाँ पे साइकोलॉजिकल नीड ना लिखे, नहीं तो उसका पूरा सवाल काट दूंगी मैं। ये फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजी जो स्पेलिंग गलत होती है ना, ये समझो गुनाह है, ये गलती नहीं है, गुनाह है। बेसिक नीड, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, फिर सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सबसे पहले ये नीड पूरी होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, ऐसे हायरार्की में हम जो है नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। अब बेसिक नीड्स क्या है? बेसिक नीड्स आपकी फूड वाटर शेल्टर बेसिक नीड्स है। ठीक है, उसके बाद है आपके पास सेफ्टी नीड्स। जब इंसान खा पी लेता है, उसका पेट भर गया, प्यास बुझ गई, अब वो सोचता है सेफ्टी की, कि अब घर भी जो है वो ऐसा हो जहाँ पे मैं रहूं तो बारिश का पानी ना आए, मुझे जो है वो कोई हार्म ना करे। ठीक है, सेफ्टी नीड्स पूरी हो गई, अब सोशल नीड्स की तरफ बढ़ेगा कि कोई ऐसा हो जो मेरे साथ रहे, मेरी बात सुने, जिसमें पेरेंट्स आ गए, बहन भाई आ गए, गर्लफ्रेंड आ गई, बीवी आ गई, ये सारी चीजें क्या है, ये सोशल नीड्स है, रिश्तेदार हैं। जब ये तीनों नीड्स पूरी हो गई, अब आप बढ़ते सेल्फ एस्टीम की तरफ। ठीक है, ये नीड्स पूरी हो गई तो आप बढ़ेंगे चौथी नीड्स की तरफ। सेल्फ एस्टीम क्या है? कॉन्फिडेंस, रिकॉग्निशन, अप्रिसिएशन। क्लास में फर्स्ट आना, कुछ नहीं मिल रहा, अप्रिसिएशन मिल रहा है, अगली दफा फिर कोशिश होगी मैं फर्स्ट आऊं। टेस्ट में एक बार अच्छा काम किया, जिंदगी में कभी अप्रिसिएशन नहीं मिला, गलती से चीटिंग करके टेस्ट किया था, अप्रिसिएशन मिला, इसी चीज की नीड थी, अगली दफा डबल मेहनत होगी। अब टेस्ट जो है वो चीटिंग से नहीं, खुद की मेहनत से होगा। अप्रिसिएशन चाहिए था, नीड चाहिए थी, कॉन्फिडेंस चाहिए था, रिकॉग्निशन चाहिए था। जब ये चीज पूरी हो गई, आपको ये लगता है कि मैं जो है मैंने इंटर में बहुत अच्छा काम किया, या आपने जो है वो अपना बीएस जो है वो फाइनेंस में किया, अब आपकी कोशिश होगी अगले स्टेप की तरफ जब आप बढ़ेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, कि मैं ग्रोथ की तरफ जाऊं, मेरे पास काबिलियत है बैंकिंग फाइनेंस की, बहुत अच्छा मैंने पढ़ा, उसमें रिजल्ट बहुत अच्छा आया, अब मुझे उसी चीज में ग्रोथ चाहिए। जब आपको ग्रोथ चाहिए तो अब आप बैंकिंग सेक्टर की तरफ जाएंगे, फाइनेंस सेक्टर, कैपिटल ऑफ मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे, कि आप कैसे जो है वो सॉरी कैपिटल को मैनेज करने के लिए आप कैसे जो है, क्योंकि कॉन्फिडेंस था किसी चीज का, अब उस कॉन्फिडेंस को ही लेके आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ए लेवल्स के बच्चों के पास बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस क्यों होता है? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैट्रिक वाले के पास या इंटर बोर्ड के साथ हम खड़े हों तो हमारी इंग्लिश अच्छी होगी। ठीक है, चाहे वो बेचारा कितनी मेहनत करके क्यों ना आया हो, क्योंकि करिकुलम डिफरेंट था, सिलेबस डिफरेंट था, तो उसके पास कॉन्फिडेंस है, वही कॉन्फिडेंस को वो कैश करवाता है यूनिवर्सिटी लाइफ में। ठीक है, तो उसके लिए पढ़ना आसान होता है। बात समझ में आ गई कि यहाँ पे कॉन्फिडेंस होगा और उसी कॉन्फिडेंस के साथ आप मजीद ग्रोथ की तरफ जाएंगे। अब ये पांचों चीजें आपकी समझ में आ गई कि ये होती क्या है। अब इसके होने का फायदा क्या है? देखो, इसके होने का ये फायदा है कि मैस्लो का ये कहना है कि इंसान और जानवर इन दोनों नीड्स पे, ये जो दो नीड्स हैं, ठीक है, इन दोनों नीड्स पे इस लेवल पे सेम है। यानी इंसान और जानवर दोनों को बेसिक नीड्स चाहिए, खाना पीना सोना, और सेफ्टी नीड्स। आप देखें जानवर भी अगर बहुत ज्यादा धूप होती है तो अपने लिए ऐसी जगह ढूंढ रहे होते हैं, गाड़ी के नीचे छुप जाते हैं, तो वो क्या है, अपने लिए कहीं ना कहीं सेफ्टी तलाश करते हैं। इंसान जो है वो इस लेवल से आगे तब बढ़ता है जब वो सोशल नीड्स की तरफ जाता है, जब वो बिलोंगिंगनेस की तरफ जाता है, जब वो लव नीड्स की तरफ जाता है, जब वो फैमिली सिस्टम की तरफ। जानवर कभी भी फैमिली सिस्टम में नहीं रहता। ठीक है, इंसान रहता है फैमिली सिस्टम में। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसके अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें ऐसी डाली हैं कि उसे उस चीज की नीड है। ठीक है, उसके बाद सोशल नीड जब उसकी कंप्लीटली फुलफिल हो जाती हैं या किसी हद तक फुलफिल हो जाती हैं तो वो सेल्फ एस्टीम की तरफ बढ़ता है।
और सेल्फ एस्टीम से फिर वो बढ़ेगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ। अब ये तो मैंने समझा दिया आपको साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। जर्नल पर्सपेक्टिव से इसी तरीके से इस पॉइंट को समझाया जाता है। लेकिन क्योंकि आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स हैं और आप जो है वो BS1 में ही इस थ्योरी को पढ़ रहे हैं, तो आपने किस तरीके से इसको समझना है, आपने इस तरीके से समझना है कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में लेट सपोज रमजान है, तो रमजान में क्या होता है, टाइमिंग्स कम हो जाते हैं, आपको जो है वो जल्दी ऑफ दे दिया जाता है, ब्रेक आपका नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपके बॉस को इस चीज का अंदाजा है कि भाई रमजान में आपको जो है वो आपकी फिजिकल नीड्स पूरी नहीं हुई, बेसिक नीड्स पूरी नहीं हुई, तो आप यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लेवल पे काम नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है कि उस वक्त अगर आपकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं है तो वहां पे आप परफॉर्मेंस, अब आपको इतनी शिद्दत की भूख या प्यास लग रही है, जैसे रमजान की एग्जाम्पल ले लें, अगर 2 दिन से आपने पानी नहीं पिया, अब आपका कॉन्फिडेंस बैंकिंग के काम में कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लेवल पे कितने ही ज्यादा क्यों ना पहुंचे हुए हो, आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बेसिक नीड्स पूरी नहीं हुई भी। घर में कोई सोशल प्रॉब्लम हो, बहन भाइयों के साथ झगड़ा है, माँ बाप के साथ नहीं बनती, हस्बैंड के साथ नहीं बनती, यहाँ पे कामों में कहीं ना कहीं आपके पास जो है वो प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाएगी, ठीक है। सैलरी जितनी आपको मिल रही है वो आपके लिए पूरी नहीं हो रही, फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो काम करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है, क्रिटिसिज्म सुन लो। क्रिटिसिज्म ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपके पास जो है वो सेल्फ एस्टीम, आपकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हुई, जैसे कि पेपर्स की बात करें। अब पेपर्स में क्या होता है कि ना आपको खाने का होश होता है, ना आपको पीने का होश होता है। सेल्फ एस्टीम नीड तो आप पूरी कर रहे हैं लेकिन बेसिक नीड्स तो आपकी पूरी नहीं। अक्सर ऐसा होता है ना कि पेपर के बाद सुकून वाली नींद आती है, आपको खाना भी अच्छा लगे, लेकिन उससे पहले भूख भी लग रही है, प्यास भी, लेकिन आपका जो फोकस है वो किस पर है, वो ये है कि आपने अपने आप को अप्रिशिएट करवाना है, पेपर तो देना ही है, पूरी रात जाग रहे हैं, नींद का एहसास भी नहीं हो रहा। जैसे ही पेपर देकर है अब आपको भूख भी लग रही है, अब आपको प्यास भी लग रही है, अब आपको सोना भी है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें क्रिटिसिज्म की तरफ लेकर जाती हैं कि मेस्लो ने ये बातें कही, बिल्कुल सही थी, एक तरीके से हिस्ट्री में ये बेंचमार्क बन गई थ्योरी। लेकिन फिर उसके बाद ERG थ्योरी आई या XYZ जितनी भी थ्योरीज आई वो हम साइकोलॉजी में पढ़ेंगे, तो उन लोगों का क्रिटिसिज्म भी ही यही था कि बाज़-औक़ात ऐसा भी तो होता है कि अंडर प्रेशर आप काम कर रहे होते हैं, तो वहां पे आपका फोकस जो है वो सेल्फ एस्टीम की तरफ या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ होता है। सेल्फ एस्टीम क्या है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास, esteem needs are of two types: internal esteem needs self respect, confidence, competence, achievement and freedom, and external esteem needs recognition, power, status, attention and admiration। स्कूल लेवल पे आपकी इसी चीज को स्कूल में बिठाने का मकसद ही होता है कि आपकी एस्टीम नीड्स जो हैं वो मतलब उनमें जो है वो निखार आए या वो मजीद पॉलिश हो, ठीक है। एक छोटा बच्चा जो मॉन्टेसरी में जा रहा है, जब वो फर्स्ट आता है तो उसको एक ट्रॉफी मिलती है, मार्केट में कभी उस ट्रॉफी को लेकर जाएं, अव्वल तो कोई खरीदेगा नहीं, और अगर उससे आप किसी कबाड़िए को भी बेचें तो आपको 50 रुपए भी आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो उस स्टूडेंट के लिए बहुत कीमत रखती है, ठीक है। मेरे आप जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने 1 क्लास की शीट भी रखी हुई है, ट्रॉफी रखी हुई है, वो बिकेगी नहीं, वो किसी काम की, लेकिन वो आप उसे देख के आपका कॉन्फिडेंस मजीद इंक्रीज होता है, ठीक है। तो जिसने सवाल पूछा है बात समझ में आ गई होगी और ये थ्योरी भी समझ में आ गई। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। हाँ, यमुना का था। पेपर में आएगा ये थ्योरी या नहीं आएगी? देखो पेपर में कंप्लीट थ्योरी तो नहीं आएगी, लेकिन इसका कुछ हिस्सा आ सकता है। अब कौन सा हिस्सा आएगा ये तो नहीं पता ना, इसके लिए आपको पढ़नी तो पूरी थ्योरी पड़ेगी। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, तो मेरा ख्याल है यहीं तक रखते हैं हम।
पूरी थ्योरी पढ़ लेना, काफ़ी इसमें जो है वो लेंथ दी हुई है, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो बता दें, मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा, बहुत देर से मैं बोल रही हूँ। कैसे डिफाइन करना पड़ेगा? जैसा क्वेश्चन आएगा, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आ रहा है कि आप बताएं ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से मैस्लो की थ्योरी क्या कहती है, तो ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा। अगर सिर्फ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, डिफाइन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो सिर्फ ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा। और कैसे डिफाइन करना है, जैसा सवाल है वैसे डिफाइन करेंगे। अब आपसे अगर पूछा जाए कि आपका नाम क्या है, तो आप ये बोलेंगे कि मैं 1947 में पैदा हुआ, मेरे एक अब्बू थे, एक अम्मी थी। ये सब तो नहीं बताएंगे ना कि मेरे दादा का नाम ये। आपसे अगर पूछा जाएगा आपका नाम क्या है, तो आप यही बताएंगे कि मेरा नाम ये है, मुइज है, या जो भी XYZ नाम है। जी बिल्कुल, कॉन्सेप्चुअल में आ सकता है। अब स्टेप्स टू बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन खुद से पढ़ लो भाई, इतना आसान तो है, अब इसे क्या समझाऊं, मुंह दुख गया मेरा बोल बोल के। हाँ देखो, आ सकता है आयजा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जैसे मैंने कहा ना वैसे आ सकता है। टॉपिक 1 में लीडिंग पीपल है, यानी लीडिंग एम्प्लॉय या लीडिंग कस्टमर्स। कस्टमर्स लीडिंग पीपल में लीडिंग, देखो लीडिंग पीपल एक जनरल वर्ड है, जिसमें आप एम्प्लॉयज की भी बात कर सकते हैं, जिसमें आप कस्टमर्स की भी बात कर सकते हैं। ठीक है मरियम, दोनों पर्सपेक्टिव से बात हो सकती है। कस्टमर लीडिंग इस तरीके से होगा कि आप देखें, एक मैकडोनल्ड की एग्जांपल के साथ बात करते हैं तो बात इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। मैकडोनल्ड या KFC, जब ये हमारे पास, अगर आपको याद हो तो एक बहुत ज्यादा जो है वो एक क्रिटिसिज्म चला था कि मैकडोनल्ड और KFC में जो चीज, जैसे चिकन चिकन यूज होती है तो उसको ज़िबा सही तरीके से नहीं करते, यानी वो हलाल हराम का जो चक्कर था वो ये था। तो अब इन लोगों ने ये कहा था, यानी क्लेम किया था कि आप आके हमारा किचन देख सकते हैं कि हम जो है वो हलाल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, हराम प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर रहे। ठीक है, तो अब ये कितनी बड़ी बात है कि आपने जो है कस्टमर को ये कह दिया, आप क्लेम कर रहे हैं, आप इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कह रहे हैं कि भाई आप जो है वो आके हमारा किचन चेक कर सकते हैं, किचन में हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, कि हम जो है वो हलाल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं या हराम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिकली कस्टमर्स को विन करना है। अब ऐसे अगर मैं अपनी बात करूं तो देखो, मैं पॉपुलेशन में या सैंपल में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको मिल जाएंगे सोसाइटी में। आप उनसे ये कहें कि भाई KFC जो बर्गर दे रहा है, ऐसा ही सेम बर्गर इसी टेस्ट के साथ मैं आपको जो है वो किसी लोकल फ्रेंचाइज पे भी खिला सकता हूँ, लेकिन वो ये बोलेंगे नहीं, KFC की बात ही अलग है, क्योंकि वो क्वालिटी पे बिलीव करते हैं। अब उनकी क्वालिटी का मेजरमेंट क्या है? अगर मैं ये कहूँ कि KFC की क्वालिटी जो है वो सबसे बेस्ट है, तो मैं कौन हूँ, मतलब मेरी क्या वर्थ है? आप क्वालिटी को कैसे मेजर करेंगे कि भाई इसके अंदर ये चीज इतनी इंग्रेडिएंट डला, इसमें ये चीज जो है वो ऐड हुई, ये चीज सब्ट्रैक्ट हुई। ठीक है, लेकिन जब इतनी बड़ी फ्रेंचाइज आपके पास ये क्लेम करती है, मैंने यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारे जो हैं वो यूट्यूबर्स के रिव्यूज सुने हैं। बाहर मैंने नहीं खाया KFC, जो है वो यहीं पे सिर्फ एक आध बार खाया है, और मैं डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकती, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों के जो है रिव्यूज सुने हैं, उन्होंने ये बात कही है कि जैसी क्वालिटी मैकडोनल्ड की और KFC की उनकी जो मदर रीजन में है, वैसी ही क्वालिटी का अगर आपने खाना है
तो या तो आप जो है वो सऊदीया चले जाएं या पाकिस्तान में आप खा सकते हैं, ठीक है। इतना बड़ा क्लेम किया है। आप कभी जो है, हमारे यहाँ ये बाइसनेस हमेशा से रही कि गोरा कभी भी जो है वो पाकिस्तान की तारीफ नहीं करेगा, बहुत कम केसेस में। लेकिन अगर वो क्वालिटी देख रहे हैं, यानी अगर उनकी तरफ से ये चीज आ रही है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने टेस्ट किया हुआ। बिरयानी को टेस्ट हम कर सकते हैं, हम बर्गर को टेस्ट करके नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे वो टेस्ट बर्ड्स नहीं। तो मैंने ये लोगों के रिव्यूज सुने हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान से किसी को कोई हमदर्दी नहीं है, वैसे भी पाकिस्तान हमेशा से जो है वो एक क्वेश्चन मार्क या ऐसे कहो रेड लाइट जोन में ही है। लेकिन अगर कोई ये रिव्यू दे रहा है कि जो हमारे पास जो वो बने हुए होते हैं, आउटलेट्स बने हुए होते हैं, वो भी उसी पैटर्न के बने हुए जो वेस्टर्न कल्चर में है। अब कोई बाहर गया हो तो वो शायद इस चीज को हाँ या ना का उसका जवाब दे सकता है। बहरहाल लीडिंग पीपल का जो आंसर था वो यही था कि जब आप इतना बड़ा क्लेम करते हैं, अब कोई आपके पास किचन देखने नहीं आएगा, या खाते वक्त मुझे तो ये भी याद नहीं रहता कि पिक्चर लेनी है, क्योंकि वो नीड आपकी उतनी ज्यादा होती है कि आप उस वक्त कहते हैं भाई पहले खा लो, बाद में देखी जाएगी। और मेजोरिटी इसी तरीके, बहुत ही कम जो होते हैं जिनकी जो सोशल नीड्स बहुत ज्यादा हाई होती हैं कि वो हावी हो जाती हैं बेसिक नीड्स पे, तो वो पहले तस्वीर लेते हैं, फिर स्टेटस लगाते हैं, फिर उसको 4 जगह से देखते हैं खाने को, फिर कहीं जाके जो है वो खाने को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो जब इतना बड़ा आप क्लेम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप की जो एक इमेज है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव बन जाता है कस्टमर के सामने। जब पॉजिटिव बन गया तो एक्चुअल में यही तो है कि आपने, जैसे बोलते हैं लोगों के दिलों को जीतना, तो आप इसी तरीके से तो जीत। जैसे अगर मैं अपने किसी दोस्त से कहूं कि भाई अगर तुम या तुम्हारे बर्थडे पे मैं जो है वो तुम्हें आईफोन गिफ्ट करूंगी, ठीक है। अब आईफोन गिफ्ट करने वाला जो स्टेटमेंट है वो मैंने कह तो दिया, अब जब बर्थडे आएगा तब की तब देखी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो एक इमेज क्रिएट हो गया। लोग ये स्टेटमेंट भी नहीं कहते क्योंकि बहुत महंगी चीज है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये स्टेटमेंट कोई कह दे तो बाकी दोस्तों के हिसाब से जो है वो एक आपके दिमाग में और दिल में एक इमेज क्रिएट हो जाता है कि ये मेरा दोस्त सबसे अच्छा है, इसने आईफोन गिफ्ट का मुझे। और आपने अगर प्रीवियसली या हिस्ट्री में आईफोन नहीं लेकिन इन्फिनिक्स या रियलमी अगर किसी को गिफ्ट कर दिया है, तो अब जो है उसके दिमाग में ये क्लियर जो है, ये पिक्चर जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गई। इसी तरीके से केएफसी और मैकडोनल्ड की जो मैंने एग्जांपल दी वो इसीलिए दी कि केएफसी और मैकडोनल्ड क्वालिटी पे तो काम कर ही रहे, उनकी कोर कॉम्पिटेंसी क्वालिटी थी। जो लोग क्वालिटी पे बिलीव करते हैं, थोड़ा सा स्टेटस कॉन्शियस होते हैं, वो उसी चीज की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब बीच में हलाल हराम वाला चक्कर आ गया तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोगों के दिल में कोई ना कोई एक पॉइंट आ गया कि यार खाएं या ना खाएं, तो क्लेम कर दिया उन्होंने कि भाई किचन आके चेक कर लो, अगर आपको लगता है कि चीज जो है वो हलाल नहीं है तो आप कंज्यूम ना करें। कितने लोग गए होंगे? शायद 1%, 2%, 3% लोग गए होंगे। 100% कोई नहीं गया होगा। किसी रेस्टोरेंट के किचन में जाके आप चेक करें। और प्लस ये चलें, एक और स्टेटमेंट है, अब पता नहीं इससे कितने लोग अग्री करेंगे या डिसअग्री करेंगे, कि जब आप किसी रेस्टोरेंट की बात करते हैं या बाहर खाने की बात करते हैं, तो बाहर जो खाना आपको खिलाया जाता है, अगर आप स्पेशली मीट की बात करें, आप देखें घर में जो लोग खाना बनाते हैं तो आप मीट को कितनी दफा उससे जो है वो क्लीन करते हैं। पहले आप जो है वो उसे बाहर से तो वो क्लीन होके आता है, आप खुद से साफ करेंगे, फिर उसे पानी में भिगो के रखेंगे, फिर अगर आपके पास चिकन जैसी आइटम है और वो बन रही है तो उसमें आप थोड़ा सा सॉल्ट और विनेगर डाल के उसे आप रखते हैं ताकि उसमें जितना भी गंद है वो सारा निकल जाए। बाहर जो इतना बल्क क्वांटिटी में चीज पक रही है ना, तो वो इतना कोई सफाई का ख्याल नहीं रखते। और आपके पास ये हदीस और ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी कि जहां पे आपके पास डाउट हो उस चीज की तरफ आपको, तो ऐसे तो फिर सारे रेस्टोरेंट जो है वो आपके पास डाउटफुल सिचुएशन में, तो डाउटफुल सिचुएशन वाला काम तो वैसे भी अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जहां पे शक हो वो काम कोशिश करें ना करें, अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी है। तो बहरहाल ये बहुत सारे पॉइंट है डिफेम करने के लिए, कॉम्पिटिटर इस तरह की बातें करते हैं। और लीडिंग पीपल का मतलब यही कि कस्टमर को आपने जो है वो कैसे, जैसे आप देखें ऑफर्स आती हैं कि ये चीज खरीदें इसके साथ एक ये फ्री, ठीक है। अब मग्स एवरीडे में मग्स मिल रहे हैं, नेस्ले में आपको मग्स मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरा कोई तो ऑल्पर्स वाला तो नहीं दे रहा, तरंग वाला तो नहीं दे रहा, तो आप ये बोलेंगे कि मुझे यही चाहिए। एक छोटे बच्चे को आप मार्केट में लेकर जाएं तो बच्चे इस चीजों से अट्रैक्ट होते हैं कि
टिफिन बॉक्स ओरियो के साथ जो है वो टिफिन बॉक्स फ्री। अब वो कॉस्ट तो कवर हो गई है, लेकिन ये एक नई चीज जो आंखों को एक नए कलर्स के साथ, एक नए क्रिएटिविटी के साथ नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपने जो है वो कस्टमर को अपनी तरफ इंगेज कर लिया। ठीक है, मेरा ख्याल है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हसन को कई बार ऐड किया है मैंने। वह पता नहीं मैकडोनल्ड है या बोवी चिक, मुझे नहीं पता। मुझे तो बस ये है कि कोई फ्री में खिला दे तो मेरे लिए तो वही बेस्ट है। खुद से तो मैंने पैसे खर्च करके खाना नहीं इतना महंगा। जी, सारे सारे डिपार्टमेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन के ही अंडर आएंगे। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पूरा नाम है, तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज है वो सारे डिपार्टमेंट्स, वो सारे अंडर आएंगे इसके।